जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेड पाठशाला पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पॉलिटी की भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा की थी। वहां मैंने आपको बताया था हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था प्रस्तावना संविधान का अंग है। कुछ इंपॉर्टेंट बात भी मैंने वहाँ पर आपको बताई थी जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जब हमने करंट अफेयर्स का सिलेबस पर चर्चा की थी, वहाँ मैंने आपको सूचित किया था कि करंट अफेयर्स की क्लासेस जो हमारी हैं टॉपिक वाइज होंगी। तो उनमें से एक क्लास आपको जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। जो भी क्लास इस पॉलिटी की, जो भी लोग इस क्लास को देखेंगे वो साथ ही साथ करंट अफेयर्स की क्लास को ज़रूर देखें। ठीक है, 8 से 10 मिनट की क्लास होगी। हिस्ट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक हो सकती हैं मैंने आपके लिए उस क्लास में रिकॉर्डेड करने की प्रयास किया है, तो ज़रूर उस वीडियो को देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यह क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मिल रही है। आगे वाली क्लास लाइव होगी या रिकॉर्डेड मिलेगी, आपको जैसे भी होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था नेक्स्ट क्लास में होगा जो हमारा टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूची, जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल अनुसूची से रिलेटेड हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं आपको यहाँ इस क्लास के अंतर्गत एक ही क्लास में सारी अनुसूचियाँ करा दूंगा। आपका कोई भी सवाल जो है इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे, यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, कुछ हम अनुसूचियों को स्टार्ट करें तो उससे पहले कुछ फैक्चुअल चीज़ें हम एक बार रिवाइज कर लेंगे जो पहले की क्लासेस में हम कर चुके हैं। जैसे कि भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में अगर हम बात कर रहे होंगे मूल संविधान की, मूल संविधान की, दूसरी हम चर्चा करेंगे वर्तमान संविधान की। ठीक है, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं आपको याद रखना है। अगर मूल संविधान की चर्चा की जाएगी तो याद रखेंगे मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी उनकी संख्या थी 8, जबकि वर्तमान में मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। जबकि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो पहला सवाल हमसे पूछा जाएगा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, आप वहां जवाब देंगे 8 अनुसूचियां थी। साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, वहां आपका जवाब होगा वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। याद रखेंगे 8 थी, 12 हो गई। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बढ़कर कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। 4 हमने क्या किए हैं, जोड़ी हैं। और अगर हमने भारतीय संविधान में पहले ही पढ़ा है कोई भी चीज़ जोड़ी जाएगी तो क्या किया जाएगा, संविधान संशोधन किया जाएगा। तो याद रखेंगे 4 बाद में जोड़ी गई हैं, किसके द्वारा, संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान संशोधन के माध्यम से हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय संविधान में कोई भी चीज़ जोड़नी होगी तो क्या किया जाएगा, संविधान संशोधन। अनुसूचियां 8 थी, वर्तमान में 12 हो गई। 4 हमने जोड़ी हैं तो क्या करके जोड़ी होंगी, संविधान संशोधन करके। तो जो बाद में जोड़ी गई हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, जो मूल संविधान में थी उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अनुसूचियों को पढ़ने से पहले अब हम फैक्चुअल चीज़ें जब समझ चुके हैं तो एक सवाल आता है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां जोड़ी ही क्यों गई, है ना भैया। हम अनुच्छेद ही जोड़ सकते थे, क्यों हमने संविधान में अनुसूचियां नहीं जोड़ी। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल हैं और हम सभी जानते हैं भारत का संविधान लिखित तथा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। 395 आर्टिकल तो अब हैं जब हमने 12 अनुसूचियां हमारे भारतीय संविधान में हैं, मूल में थी
12 वर्तमान संविधान में। 395 आर्टिकल हैं। अगर हम अनुसूचियों को नहीं जोड़ते तो ये जो आर्टिकल्स की आप संख्या देख रहे हैं ये बढ़कर 500 के समथिंग होती और बहुत ज़्यादा संविधान क्या हो जाता, क्लिष्ट हो जाता, कठिन हो जाता। अभी भी कठिन है लेकिन अभी तो 395 आर्टिकल हैं, इसलिए भारतीय संविधान ज़्यादा कठिन ना हो उसके लिए हमने अनुच्छेदों की जगह क्या किया, अनुसूचियों को जोड़ा। और जो कानून हम अनुच्छेदों में बनाते या जोड़ते, सम्मिलित करते, वो हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियों में जोड़ा गया है। तो क्या क्या अनुसूचियों में जोड़ा गया है आगे की क्लास में चर्चा करते हैं। अब बात कर लेते हैं अनुसूचियों पर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रथम अनुसूची। कोई भी सवाल अगर आपका होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आधे से ज़्यादा लोग क्लास को देख लेते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, ज़रूर उसे दबाएंगे। साथ ही साथ बेल आइकन, जिससे आपको आगे आने वाली क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्रथम अनुसूची की चर्चा करें, क्या सम्मिलित है प्रथम अनुसूची में, तो याद रखेंगे राज्यों के नाम, व उनके न्यायिक क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में मिलता है। आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है, तो आप कहेंगे राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व उनके न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। यहाँ तक की चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। तो राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र। अब सवाल कैसे पूछा जाएगा हमसे, यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। सवाल हमसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान में अगर किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत किया जाएगा, या किस अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित है भारतीय राज्यों के नाम में हम परिवर्तन कर सकते हैं, या किस अनुसूची में संशोधन करना होगा। आप कहेंगे राज्यों के नाम की बात किस अनुसूची में हो रही है, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको कोरिलेट करके याद रखनी है। पहली अनुसूची हम लोगों ने पढ़ ली है, कोई भी सवाल होगा तो जरूर आप जवाब पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। दूसरी अनुसूची की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची, किसका उल्लेख मिलता है दूसरी अनुसूची में, याद रखेंगे भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत वेतन तथा भत्तों का उल्लेख मिलता है, परिलब्धियों का उल्लेख मिलता है तथा विशेषाधिकारों से संबंधित है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची। मैंने क्या बताया, वेतन तथा भत्तों से संबंधित है, वेतन तथा भत्तों से संबंधित है। अब सवाल पूछा जाएगा वेतन और भत्तों से संबंधित है, किसके वेतन और भत्तों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत मिलता है, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का वेतन, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज का वेतन का उल्लेख भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। यहाँ लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, सभी संसद सदस्य, इनके वेतन तथा भत्तों का उल्लेख कहाँ मिलता है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में। यहाँ मैं लिख दूंगा आदि। बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं लेकिन हमने बेसिक चीजें जानी। राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में है, दूसरी अनुसूची में। राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन भत्तों का उल्लेख किसमें है, तीसरी अनुसूची में। यहाँ सवाल पूछा जाता है दूसरी अनुसूची में किसका वेतन सम्मिलित नहीं है, तो याद रखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत दूसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री के, पीएम के पद के
वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं मिलता है। वेतन व भत्तों का उल्लेख भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में नहीं मिलता है। क्या याद रखेंगे? भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री, सवाल आएगा प्रधानमंत्री के पद का वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में मिलता है, आप कहेंगे नहीं, प्रधानमंत्री पद की कोई भी अलग से वेतन तथा भत्ते नहीं होते हैं। तो संसद सदस्य होने के नाते मंत्री के पद की जो भी या सांसद के पद की जो भी वेतन भत्ते होते हैं उनका ही निर्वहन करता है। तो याद रखेंगे किसके वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है, तो निम्नलिखित पदों का वेतन भत्तों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख, आपसे पूछा जाएगा पीएम के पद के वेतन भत्ते, आप कहेंगे नहीं भैया आप गलत बोल रहे हैं, पीएम के पद के वेतन भत्ते जो हैं वो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं मिलते। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम तीसरी अनुसूची पर। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को। तीसरी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है तीसरी अनुसूची? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ से है। पद की पद की शपथ से है। मैंने क्या बताया? पद की शपथ से। किसके पद की शपथ से? तो याद रखेंगे संसद सदस्यों की पद की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में मिलता है। लोकसभा उपाध्यक्ष के पद की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में मिलता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं संसद सदस्य, ठीक है। या आपको और सरल क्वेश्चन बनाने के लिए मैं यहाँ सीधे लिख सकता हूँ राज्य विधानमंडल सदस्यों की पद की शपथ का उल्लेख ठीक है। तो संसद सदस्यों की पद की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची से संबंधित है। राज्य विधानमंडल के पद के शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची से है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की पद की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में मिलता है। संसद सदस्यों के लिए जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी सदस्यों को शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में मिलता है। विधानमंडल पद के लिए जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में मिलता है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पद का शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। यहाँ से सवाल किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इनकी तो शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में मिल रहा है। कैग की पद की शपथ का उल्लेख, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की शपथ का उल्लेख, संसद सदस्यों के, विधानमंडल के सदस्यों की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। लेकिन किसकी शपथ का उल्लेख नहीं मिलता? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता है, नहीं मिलता। ये तो मिलने वाले हैं और ये नहीं मिलने वाले। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो यहाँ से सवाल आपको याद रखना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख या उनके पद की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता है। तो कहाँ पर इनका मिलता है? तो याद रखेंगे इनकी पद की शपथ का उल्लेख डायरेक्ट आपको आर्टिकल्स में मिलेगी। अगर चर्चा की जाएगी राष्ट्रपति के पद की तो याद रखेंगे आर्टिकल आर्टिकल 60, आर्टिकल 60। अगर बात होगी उपराष्ट्रपति के पद की तो आर्टिकल 69,
और राज्यपाल के पद की अगर बात हो रही होगी तो आर्टिकल 159 या आर्टिकल 159 में पद की शपथ का उल्लेख मिलता है। किसके पद की शपथ का? राज्यपाल की। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 और राज्यपाल आर्टिकल 159 के अंतर्गत पद की शपथ का उल्लेख अलग मिलता है, तीसरी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। तो किन किन का है मैंने आपको बताया। किस किस के पद की शपथ का उल्लेख नहीं मिलता मैंने आपको बताया। किस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है ये भी मैंने आपको बताया है। सारी चीजें यहाँ तक क्लियर होंगी। हम नेक्स्ट अनुसूची पर चर्चा करते हैं। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे जनसंख्या के प्रतिनिधित्व का, राज्यसभा में जनसंख्या के प्रतिनिधित्व का उल्लेख भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में मिलता है। डायरेक्ट अगर हम कहें तो राज्यसभा सीटों का उल्लेख या जनसंख्या के प्रतिनिधित्व का उल्लेख, बात एक ही हो जाएगी। तो याद रखेंगे राज्यसभा के सीटों का उल्लेख भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। यहाँ याद रखेंगे अगर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, जैसे यूपी 31 सीट, महाराष्ट्र 19 सीट, बिहार 16 सीट। अगर हम यही बात करेंगे तमिलनाडु, देखिए TN का मतलब होगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, आपको याद रखना है। तो राज्यसभा की सीटों का उल्लेख या जनसंख्या के प्रतिनिधित्व का उल्लेख राज्यसभा में भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में मिलता है। मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया, यूपी में अगर बात की जाएगी राज्यसभा की सीटें 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18 और बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी होती हैं? 16। ये 6 नहीं है, एक और 6, 16, 18, 19 और 31 आपको याद रखनी है। यहाँ आपको याद रखना है राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें और लोकसभा में सर्वाधिक सीटें। राज्यसभा प्लस लोकसभा में अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक सीटें कहाँ पर हैं, तो याद रखेंगे यूपी में लोकसभा और राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें मिलती हैं। राज्यसभा की मैंने आपको बताई है 31। साथ ही साथ आपको याद रखना है आप जिस राज्य में निवास कर रहे हैं उस राज्य की राज्यसभा की सीटें आपको याद हों, और बेहतर होगा कि आप सभी राज्यों की राज्यसभा की सीटें याद कर लें। लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, अक्सर इनसे जो है सवाल पूछे जाते रहे हैं कि किस राज्य में कितनी सीटें मिलती हैं, लोकसभा की या राज्यसभा की। कुछ प्रमुख मैंने आपको बताई हैं, सारी आप याद रखेंगे, याद कर लेंगे, PDF में डाउनलोड करके अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख मिलता है, यूपी 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, बिहार 16। आई होप क्लियर होंगी चीजें। नेक्स्ट अनुसूची पर चर्चा करते हैं अब हम लोग, पांचवी अनुसूची। पांचवी भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? याद रखेंगे अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, या प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? याद रखेंगे पांचवी अनुसूची में इसका उल्लेख मैंने आपको बताया, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? तो आप कहेंगे भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। यहाँ याद रखेंगे किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र आर्टिकल 244 के आधार पर राष्ट्रपति राज्यपाल की परामर्श या सहायता से किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित
जनजाति क्षेत्र घोषित डिक्लेयर करता है। तो याद रखेंगे किसी भी क्षेत्र को अगर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र या अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित करना है तो कौन करेगा? आप कहेंगे राष्ट्रपति करेगा। किस आर्टिकल पर? आर्टिकल 244 के आधार पर राज्यपाल के परामर्श या सहायता के बाद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो पहला सवाल, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से कौन सी अनुसूची संबंधित है? तो आप कहेंगे 5वीं अनुसूची संबंधित है। कौन करेगा किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित? तो राष्ट्रपति आर्टिकल 244 के आधार पर करता है। किसके परामर्श पर? राज्यपाल के परामर्श पर। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ अगर हम डेप्ली पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे तो याद रखेंगे अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। मैंने आपको क्या बताया? इनके प्रशासन के लिए जनजाति सलाहकार परिषद गठन किया जाता है। तो जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किसके लिए किया जाता है? तो आप कहेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन को चलाने के लिए। और याद रखेंगे इसमें कुल सदस्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो कुल 20 सदस्य होते हैं। तो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। मैंने आपको ये डीपली बताया है, इतना आपको याद रखना है। अगर इतना नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये आपको याद रखना है किससे संबंधित है? प्रशासन से संबंधित है। यहाँ बेसिकली प्रशासन की बात हो रही है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन की बात हो रही है। तो याद रखेंगे बेसिकली जो है पूर्वोत्तर राज्यों की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, छठी अनुसूची किससे संबंधित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे भारतीय संविधान की छठी अनुसूची भी जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। अब आप कहेंगे भैया ये कैसी बात हो गई, हमने 5वीं अनुसूची भी तो अभी यही पढ़ी है। 5वीं अनुसूची भी तो हमने यही पढ़ी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बेसिकली जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित होती। लेकिन 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची में क्या डिफरेंस है? भाई 5वीं अनुसूची भी तो हमने ही पढ़ी है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। तो क्या डिफरेंस होगा अनुसूची 5वीं और छठी में? तो याद रखेंगे 5वीं अनुसूची में राज्यों का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि छठी अनुसूची में राज्यों का उल्लेख मिलता है। किसके राज्य की बात की जा रही है? सीधे उल्लेख मिलता है। याद रखेंगे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जनजातीय प्रशासन का उल्लेख भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। मैंने आपको क्या बताया? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। याद रखेंगे। और करंट अफेयर से याद रखेंगे वर्तमान में लद्दाख को छठी अनुसूची में जोड़ने की संभावनाएं हो रही है या चर्चा चल रही है या इस बात का समर्थन किया जा रहा है कि जो लद्दाख है उसे भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत, इट मीन्स जनजातीय क्षेत्र प्रशासन से संबंधित है छठी अनुसूची, उसमें सम्मिलित कर दिया जाए। इसमें सम्मिलित अगर कोई भी राज्य 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित होता है तो उन्हें एक प्रकार से विशेष आर्थिक सहायताएं केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दी जाती हैं।
और बहुत सारी सुविधाएं या बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं इनके कल्याण के लिए। इसलिए इसमें सम्मिलित होने का मतलब है इनका सामूहिक विकास किया जाता है। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? लद्दाख को वर्तमान में छठी अनुसूची में सम्मिलित करने की बात की जा रही है, जबकि वर्तमान में 4 राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित हैं। यहाँ आपसे पूछेगा किससे संबंधित, तो 4 राज्यों का उल्लेख है, जबकि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम का उल्लेख नहीं मिलता। वहाँ में याद रखना है पूर्वोत्तर राज्यों का ही उल्लेख होगा, लेकिन राज्यों के नाम का उल्लेख नहीं है, जबकि छठे अनुसूची में राज्यों के नाम का उल्लेख मिलता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, जहाँ वैसे वहाँ पर हम जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कर रहे थे, तो यहाँ पर जिला परिषद का गठन किया जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं लिखेंगे। यहाँ से याद रखेंगे ATMM। ठीक है, ATMM। नेक्स्ट बात करेंगे, ATM स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो हमने छठी अनुसूची पढ़ ली, अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। किससे रिलेटेड है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची? तो याद रखेंगे राज्य सूची के विषय, संवर्ती सूची के विषय और संघ सूची के विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में मिलता है। मैंने आपको बताया संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इनके अंतर्गत जो कानून पाए जाते हैं, जो विषय पाए जाते हैं, उन पर कानून कौन बनाएगा, इस चीज का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। 7वीं अनुसूची याद रखेंगे संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और संवर्ती सूची के विषय। वर्तमान में कितने हैं आपसे अगर पूछे जाएंगे तो याद रखेंगे वर्तमान में संघ सूची में जो है कुल 100 विषय हैं, ये अपडेट किए गए हैं। ठीक है, 61 विषय राज्य सूची के अंतर्गत आपको मिलेंगे और संवर्ती सूची में पहले 47 थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। तो हमें वर्तमान वाले भैया याद रखने हैं, क्योंकि हमें तो एग्जाम में पास करना है और एग्जाम में सवाल करने हैं। तो डायरेक्ट सवाल संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों का उल्लेख 7वीं अनुसूची में। संघ सूची में कितने विषय होते हैं? कुल 100 विषय होते हैं। राज्य सूची में कुल कितने विषय होते हैं? 61 विषय होते हैं। संवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। याद रखिए संघ सूची पर जो कानून बनाएगा वो केंद्र कानून बनाता है। संघ सूची के विषय पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार कानून बनाती है। जबकि राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है और संवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, यह है संवर्ती सूची पर। ठीक है, सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बात कर लेते हैं अब हम। देखिए बात किसकी हो रही है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की। तो संघ सूची के विषय 100 हैं, राज्य सूची के विषय कितने हैं? 61 और संवर्ती सूची के विषय कितने हैं? 52। यहाँ मैंने आपको बताया संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के विषय सम्मिलित होते हैं, इन पर कानून जो होगा संघ सूची केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची के विषय होंगे जैसे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, इस पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। जबकि संवर्ती सूची 52 विषय सम्मिलित हैं और केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे एक ही विषय पर, एग्जाम्पल में अगर ए विषय पर राज्य सरकार ने कानून बनाया है और ए विषय पर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। ठीक है, तो संवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। लेकिन याद रखेंगे अगर राज्य सरकार ने कानून बनाया है, राज्य सरकार ने कानून बनाया है
और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली है तो इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा बनाया ही कानून मान्य माना जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। बाकी इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी, क्योंकि एग्जाम ऑफ लेवल हमारा ग्रुप डी का है, एमटीएस का एग्जाम है, सारी चीज़ें यहाँ से ही आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, डायरेक्ट सवाल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। आठवीं अनुसूची, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। 8वीं अनुसूची की अगर हम बात कर रहे हैं तो 8वीं अनुसूची में क्या आपको मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, भाषा का उल्लेख, भाषा का संबंध मिलता है सीधे सीधे, तो याद रखेंगे भाषा से संबंधित है। किससे रिलेटेड है, आप कहेंगे भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल किस हिसाब से पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊं। देखिए, पहला सवाल हमसे पूछा जाएगा मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं सम्मिलित थीं, तो आप याद रखेंगे 14 भाषाएं जो हैं मूल संविधान के अंतर्गत सम्मिलित थीं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो याद रखेंगे वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं जो हैं, 22 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित हैं। पहले ही मैंने आपको बताया, भारतीय संविधान में कोई भी चीज सम्मिलित की जाएगी तो संविधान संशोधन करके। 14 भाषाएं थी, 22 हो गई हैं, संविधान संशोधन करके जोड़ी होंगी, तो याद रखेंगे 14 के बाद जो 15वीं भाषा थी वो 21वें संविधान संशोधन, उन्नीस सौ सड़सठ के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेंगे 72वें संविधान संशोधन, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं 72वें संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, इकहत्तरवां संविधान संशोधन 1992। क्या किया गया, 3 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। 3 भाषाएं जोड़ी गई, कब जोड़ी गई हैं, 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। ठीक है, अगर मैं 72 बोल रहा हूँ तो वहां मिस्टेक होगी, 71 सही होगा। 71वां संविधान संशोधन 1992। कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी हैं, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन कौन कौन सी भाषाएं हमने जोड़ी हैं, बोडो, डोगरो, मैथाली और संथाली। 4 भाषाओं को जो है हमने 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से सम्मिलित किया है। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी। ठीक है भैया, बोडो, डोगरी और संताली। अब एक बार हम कंप्लीट करेंगे कि हमने जो जोड़ी हैं वो पूरी हैं। देखिए 14 भाषाएं थी, आपसे पूछी जाएगी संविधान में जोड़ी गई 15वीं भाषा कौन सी थी, तो याद रखेंगे 15वीं जो थी वो सिंधी थी। 16वीं, 17, 18, 19, 20, 21, 22। इसका मतलब हमने सारी जो भाषाएं जोड़ी गई हैं वो हमने पढ़ ली हैं। 8वीं अनुसूची इंपोर्टेंट है, एक बार और पढ़ेंगे, भाषा से संबंधित है। तो पहला सवाल,
कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? 8वीं अनुसूची। कितनी भाषाएं हैं? तो मूल संविधान में 14, वर्तमान में 22 भाषाएं। 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से। 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई है। जबकि 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ी है। मैंने आपको गिनती भी बता दी, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक जो भी जोड़ी गई। तो 8वीं अनुसूची इंपोर्टेंट है, किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई अनुसूची। अभी तक हमने मूल संविधान की जो अनुसूचियां थी 8, उन पर चर्चा की। अब हम किन पर चर्चा करने वाले हैं? जो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, चाहे वो 9वीं अनुसूची हो, चाहे 10वीं अनुसूची हो, चाहे 11वीं अनुसूची हो और चाहे 12वीं अनुसूची, किससे जोड़ी गई होंगी? संविधान संशोधन के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। 9वीं अनुसूची और याद रखेंगे प्रथम संविधान संशोधन 1951। किसके द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई है? तो आप कहेंगे 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई है। और अगर आपसे पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। क्यों जोड़ी गई? सभी को पता है, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय सबसे बड़ी समस्याओं में सम्मिलित थी भूमि सुधार से संबंधित समस्याएं और जमींदारी प्रथा से संबंधित। तो इसको कैसे समाप्त किया जाए, इसके लिए भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन से? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। किससे संबंधित है? भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। क्या वर्तमान में 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? तो याद रखेंगे 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी तब इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन वर्तमान में इसकी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू जो है वो किया जा सकता है भारतीय न्यायपालिका के द्वारा। तो वर्तमान में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे 284 कुल विषय जो हैं 9वीं अनुसूची के अंतर्गत, कुल विषयों की संख्या अगर आपसे पूछी जाएगी तो 284 विषय जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं, जिनमें से कुछ विषय ऐसे हैं जिनकी अभी भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। देखिए, न्यायिक समीक्षा का अगर संकल्पना को हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डीपली हो जाएगा, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी और वो हमारे लेवल का भी नहीं। तो जब हम किसी दिन किसी अन्य लेवल की क्लासेस को कर रहे होंगे या जहाँ एग्जाम में सवाल उस टाइप से पूछे जाते हैं, वहाँ मैं आपको 9वीं अनुसूची का विस्तार बता रहा हूँ। यहाँ हमारा लेवल ऑफ एग्जाम के हिसाब से हमें चीज़ें करनी है। तो 9वीं अनुसूची कुल विषय कितने? 284। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ी गई है। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन और भूमि सुधार से संबंधित है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची, और न्यायिक समीक्षा इसकी की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं 10वीं अनुसूची। भाई 9वीं अनुसूची हो, 10वीं अनुसूची हो, 11वीं अनुसूची हो या 12वीं, सभी हमने संविधान संशोधन करके जोड़े हैं। तो याद रखेंगे 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन
1985। तो पहला सवाल कि संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई। याद रखोगे 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जो है भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे दल बदल से संबंधित है। और याद रखेंगे 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से या 10वीं अनुसूची के माध्यम से जो भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। तो याद रखेंगे 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित। मैं अगेन यहाँ पर कहूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ही चीजें हमें पढ़नी है। कभी हम दल बदल पर चर्चा कर रहे होंगे किसी अन्य लेवल के हिसाब से, तो मैं आपको बताऊंगा दल बदल का मतलब है जब एक व्यक्ति एक पार्टी को छोड़कर अन्य किसी पार्टी में सम्मिलित हो जाता है या पार्टी के विरुद्ध कार्य गतिविधि करता है या मतदान के दौरान अनुपस्थित रहता है जबकि पार्टी कहती है कि उपस्थित होना है। तो इस प्रकार के आधार पर इन निम्नलिखित आधारों पर उसे दल बदल की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है और पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। दल बदल का निर्धारण मैं आपको बता दूं लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। पीठासीन अधिकारी जो है दल बदल का निर्धारण करेगा। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 राजनीतिक पार्टियों को या राजनीतिक दल जो होते हैं उन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, और याद रखेंगे एक बार बहुत अच्छा सवाल आया था किस आर्टिकल में परिवर्तन किया गया है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 101, 102, 190 ये ऐसे आर्टिकल हैं जिनमें 10वीं अनुसूची के द्वारा जो है वो संशोधन किया गया है। कौन कौन से? 101, 102, 190 और 191 इनमें परिवर्तन किया गया है। ठीक है, चेंजेस किए गए हैं कुछ इन आर्टिकल में 10वीं अनुसूची के द्वारा, ये भी याद रखना है। अब सवाल सरल होगा तो डायरेक्ट आएगा कि संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूची 10वीं 52, दल बदल किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची से। किस अनुच्छेद में परिवर्तन? 101, 102, 190 और 191। कठिन सवाल होगा तो यहाँ से पूछा जाएगा, सरल होगा तो यहाँ से। अब नेक्स्ट बात करते हैं अब हम 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? याद रखेंगे 73वें संविधान संशोधन 1992 1992 के माध्यम से जो है हमने 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा है। इसके द्वारा क्या किया भाई? 10वीं अनुसूची से हमने दल बदल को जोड़ा है। तो जो 11वीं अनुसूची है और 73वां संविधान संशोधन 1992 इसके द्वारा हमने क्या किया है? तो याद रखेंगे 11वीं अनुसूची के अंतर्गत हम लोगों ने जो है जो पंचायतें होते हैं, ये जो पंचायती राज व्यवस्था होती है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 73वें संविधान संशोधन 1992। पहला सवाल 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़े गए। और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो है जो पूछा जाता है 11वीं अनुसूची में कुल विषयों की संख्या। अगर आपसे पूछी जाएगी तो याद रखेंगे 11वीं अनुसूची में कुल विषय जो हैं 29 विषय हैं। या पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कुल विषयों की संख्या कितनी मिलती है? तो 29 विषयों की संख्या मिलती है। यहाँ से याद रखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट जो हमारी अनुसूची है 12वीं
अनुसूची। संविधान संशोधन याद रखेंगे, 74वां संविधान संशोधन 1992। जो तो चाहे 73वां संविधान संशोधन हो, चाहे 74वां संविधान संशोधन, दोनों आपको 1992 याद रखना है। वहां हमने क्या किया था, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी। यहां हमने नगरीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता, जबकि 12वीं अनुसूची के अंतर्गत हमने नगरीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। और इम्पोर्टेंट सवाल फिर होगा, इसमें कुल विषयों की संख्या कितनी सम्मिलित है, तो याद रखेंगे कुल विषय जो हैं 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, कितने विषयों का उल्लेख 12वीं अनुसूची के अंतर्गत मिलता है, तो आप वहाँ कह रहे होंगे कुल विषय जो हैं 18 हैं, जबकि 11वीं अनुसूची की अगर बात की जा रही होगी और कुल विषयों की संख्या आपसे पूछी जाएगी, तो आप बताएंगे कुल विषयों की संख्या जो है वो 29 विषय जो है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत मिलते हैं। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आशा करता हूँ। ठीक है, तो हमने जितनी भी अनुसूचियों से रिलेटेड हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए अनुसूची बड़ा टॉपिक है, हम 2 से 3 क्लास में समाप्त करते हैं इसे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लेवल के हिसाब से जो भी मैंने चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखे हैं, उनके हिसाब से ये चीज़ें आपके लिए सफिशियंट होंगी। एक बार हम क्लास को रिवाइज करेंगे, ठीक है, फिर क्लास को समाप्त कर देंगे। ठीक है, एक बार हम रिवाइज करेंगे इसी पेज के अंतर्गत। ठीक, हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा हम पढ़ रहे हैं अनुसूचियों को। ठीक है, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हम रिवाइज करेंगे एक बार, चाहते तो हम क्लास को वैसे भी रिवाइज कर सकते थे, लेकिन हम
चलिए एक बार हम रिवाइज करते हैं क्लास को, ठीक है। तो हम अनुसूची को पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। सबसे पहली हमने कौन सी अनुसूची पढ़ी, तो आप कहेंगे हमने पहली अनुसूची पढ़ी। इसके अंतर्गत किसका उल्लेख मिलता है, तो आप कहेंगे राज्यों के नाम, व न्यायिक क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में। फिर हमने दूसरी अनुसूची पढ़ी, इसके अंतर्गत किसका उल्लेख मिलता है, वेतन भत्तों का उल्लेख भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। फिर हमने नेक्स्ट बात की तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख मिलता है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं मिलता। फिर लास्ट हमने बात की चौथी अनुसूची, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। फिर नेक्स्ट हमने बात की पांचवी अनुसूची, और किससे संबंधित है, अनुसूचित जाति और जनजाति प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित कौन सी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची। उसके बाद हमने छठी अनुसूची पढ़ी, किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन चार राज्यों के जनजातीय प्रशासन से संबंधित है छठी अनुसूची। उसके बाद हमने सातवीं अनुसूची पढ़ी, सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उनके कानूनों से संबंधित है। यहाँ मैंने आपको बताया था, अगर बात होगी संघ सूची की तो 100 कुल विषय हैं, राज्य सूची की तो 61 और समवर्ती सूची की तो 52 विषय सम्मिलित है। फिर नेक्स्ट हमने बात की आठवीं अनुसूची की, किससे संबंधित है, आप कहेंगे भाषा से संबंधित है। मूल में 14 भाषाएं थी, जबकि वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है 1951 के द्वारा, 1951, और भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 1985 52वें संविधान संशोधन और दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 1992 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। जबकि जो 12वीं अनुसूची है वो 74वां संविधान संशोधन 1992 और किससे संबंधित है, नगरीय शासन से संबंधित है। यहाँ आपसे पूछे जाएंगे 18 विषय हैं, यहाँ आपसे पूछे जाएंगे 29 कुल विषय का उल्लेख मिलता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको एक बार रिवाइज कराई हैं, ठीक है। इस डायग्राम को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने एक डायग्राम के माध्यम से सभी अनुसूचियों को रिपीट किया। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के न्यायिक क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है, जबकि तीसरी अनुसूची किससे संबंधित, पद की शपथ से उल्लेख संबंधित है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का विवरण मिलता है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 244 के आधार पर किया जाएगा, किसकी सहायता से, गवर्नर की सहायता से। छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची दोनों में यही डिफरेंस भी है कि पांचवी अनुसूची में राज्यों के नाम का उल्लेख नहीं है, जबकि छठी अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम का उल्लेख मिलता है। सातवीं अनुसूची संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया है, किसका उल्लेख मिलता है, भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है, दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। कुल विषयों की संख्या पूछी जाएगी तो 29 कुल विषय हैं। और वहीं 12वीं अनुसूची
हमने किससे जोड़ी है? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी है। कुल विषयों की संख्या 18 है और नगरीय शासन को जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान अनुसूची 12 के द्वारा की गई है। तो आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला और टेलीग्राम चैनल, दोनों को जो आप ज्वाइन करेंगे, मतलब यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे और जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको क्लास के 15-20 मिनट बाद जो है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भारतीय संविधान के स्रोत। नेक्स्ट टॉपिक संविधान के ठीक है। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय। टेक केयर।